चलिए आज हम राज्य के गठन के संदर्भ पर बात करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य की गठन से संबंधित जितनी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं पर परस्पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन प्रभुत्व व्यक्ति हैं या कौन कौन से ऐसे प्रभुत्व व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना योगदान इस राज्य को निर्माण करने में लगा दिया। ठीक है, या फिर अपना अमूल जो समय है इस पूरे परिपाटी में अगर हम बात करें तो उस पूरी परिपाटी में घटनात्मक जो संक्रियाएं हुई हैं, या फिर हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जितने भी घटना या परिचर्चाएं हैं उन सभी में कौन कौन से मूलभूत ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं या तथ्य हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इस राज्य की निर्माण की आवश्यकता ऐसी क्यों पड़ी, ठीक है, या फिर हम बात करें कि राज्य की निर्माण का जो समय है ये काफी लंबे समय के बाद या काफी लंबे समय के बाद हमको अपना राज्य प्राप्त हुआ। तो ये जो जितने आपके दिमाग पे जितने क्वेश्चंस बनकर आते हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पूरे वीडियो में, इस पूरे सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, ऐसा क्या कारण था जिससे आपको ये समझ में आया कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण की एक आवश्यकता पूरी एक भारत संघ की अगर हम लोग कंपैरिजन के साथ बात करें तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो था उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र के रूप में विकसित था। उस क्षेत्र के तौर पर क्यों इसका जो पूरा क्षेत्रफल है या पूरे क्षेत्र है वो एक राज्य के तौर पर विकसित होना चाहिए था। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे हम लोग और सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु हमारे दिमाग पे यही आता है कि ऐसे क्या कारण थे जो कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के एक मूलभूत कारण बने। ठीक है, ऐसा क्या कारण था या ऐसा कौन से बिंदु है जो कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के नींव बनी। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बात आता है हमारे सामने वो है कि छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत अगर हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है आज वर्तमान समय में एक राज्य बनकर 26वें क्रम का राज्य है हमारा। ठीक है, 26वें क्रम का राज्य में अगर इनके गठन की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ। साथ ही साथ अगर हम देखें कि 1 नवंबर सन 2000 को यह गठित राज्य आज 22 साल होने को है इसको। ठीक है, तो 22 सालों के दौरान, इन 22 सालों के दौरान अगर हम इसे पीछे कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि ये पहले मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। ठीक है, मध्य प्रदेश का हिस्सा हम ये कहते हैं इसको। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्से में होने वाला ये जो राज्य है, ये जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश के लगभग 30% को लेकर, ठीक है, 30.17 या 14% को लेकर ये 16 जिलों के साथ एक राज्य बना। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये राज्य जो है अगर पहले क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता था तो इसका विकास राज्य के तौर पर क्यों नहीं हुआ, ठीक है, और क्यों होना चाहिए था, ये दोनों स्तर पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहां पर ये बात समझ पाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है आज, जो वर्तमान हमारे पास ये राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है जिसकी राजधानी नवा रायपुर है, तो इसके संदर्भ पर अगर हम बात करें तो ये आपको एक बात यहां पर समझ में आएगी कि जो भारत संघ में, ठीक है, भारत संघ में विभिन्न ऐसे राज्य हैं जो आज वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ से छोटे हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य से पहले ही बन चुके हैं। ठीक है, इनका गठन छत्तीसगढ़ राज्य में पहले ही हो चुका है। या फिर हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन 1956 की बात करें, ठीक है, तो इस समय जब राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ और ये बनाया गया था कि भारत के संघ को विभिन्न राज्यों में बंटवारा करने का, यानी विभिन्न राज्यों की स्थापना करने की बात की गई थी। तो इसमें आपके 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, जब 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने तो उसी संगणना में हमने ये भी सोचा था कि छत्तीसगढ़ राज्य बन जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1956 में बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको जो कमियां दिखती हैं कि क्या कमी थी ऐसी कि जिसके राज्य नहीं बन सका और क्या ऐसे कारण थे जो कि 44 साल के बाद आपके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी कि हम 1956 की बात करते हैं, 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद लगभग 44 साल के बाद छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपने अस्तित्व में आया। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये क्यों बननी चाहिए थी समय से पहले, यानी 1956 से पहले की बात करें, हम लोग 1956 की बात करें तो ये उस समय भी एक राज्य के तौर पर बन सकता था। ठीक है, कारण देखते हैं और एक एक कारण को समझते हैं। तो मुख्यतः अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की तो सबसे पहले चीज हमारे दिमाग पे आता है कि छत्तीसगढ़ जो है राज्य जो है 1 नवंबर सन 2000 को हमारे
अस्तित्व में आया, ठीक है, भारत संघ का 26वां राज्य बना, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसके निर्माण के कारण की, तो निर्माण के कारण में आपको मुख्य बिंदु जो नजर आएंगे वो है सबसे बड़ा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया की बात कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। तो आपको एक बात यहां पर समझ में आ रही होगी कि आज वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ जो है भारत संघ का 9वें क्रम का राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार जो है 9वें क्रम का राज्य है। तो क्या बाकी जो 28 राज्य हैं, बाकी जो 28 सामान्य राज्य हैं, उसमें आप 9वें क्रम के राज्य बन के रखे हुए हैं? तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इससे काफी ऐसे राज्य हैं जो छोटे राज्य हैं और इनसे पहले उनकी गठन हो चुकी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला कारण नजर आएगा कि पहला तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अनुसार ये जो क्षेत्र है आपका भारत संघ में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रफल रखता है अपना, ठीक है। और साथ ही साथ यहां जो खनिज संपदा, वन संपदा, ये जो सारी संपदाएं हैं या फिर जो सोर्स हैं, संसाधन है, ये एक मूलभूत रूप है जो इस क्षेत्र के लिए एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस क्षेत्र को राज्य की संगणना में मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी राज्य का जो गठन प्रवेश है उसमें इसको स्थान मिलना चाहिए था, ठीक है। तो मुख्य कारण आप याद रखिएगा भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण की बात करें और उसके बाद हम सांस्कृतिक कारण की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक कारण में आप बिल्कुल यहां पर देख पाते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में सांस्कृतिक अगर महोत्सव की बात करें या सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, तो छत्तीसगढ़ राज्य का अपना एक पहचान सांस्कृतिक क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ की जनजाति, यहाँ का नृत्य, यहाँ के गीत, यहाँ के बोली, यहाँ का परिवेश, ये अपने आप में एक अनूठा स्थान रखता है, अपना अद्वितीय स्थान रखता है पूरे भारत संघ में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण की बात करें तो मुख्यतः आप देख पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश प्रशासन, यानी कि मध्य प्रदेश जो प्रशासन था, उस प्रशासन के तौर पर अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो स्तर है, ठीक है, अगर आज से हम 44 साल पहले की तरीके से हम लोग ऐतिहासिक क्रम से उसको धीरे धीरे पन्नों के साथ पलटते चले जाएं, तो 1956 के बाद से सन 2000 के बीच में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है, जो प्रशासनिक नीतियों से काफी दूर रहा है, या प्रशासनिक नीतियां जो है यहां पर लागू करने में काफी कठिनाई होती थी। कारण था दूर होना, ठीक है, यानी प्रशासनिक नीतियों का यहां से हमारे क्षेत्र से एक लंबी दूरी का होना, और साथ ही साथ इन प्रशासनिक स्थितियों के मध्य जो है एक कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये मुख्य कारण है कि प्रशासनिक कारण भी हम यहां पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है एक मूल रूप ले सकता था अगर ये प्रशासनिक स्थिति के साथ इसमें कठिनाइयां ना होती तो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद चौथा है औद्योगिक कारण। औद्योगिक कारण की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रशासनिक कारण जैसे एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का एक मूलभूत तथ्य है, उसी के साथ अगर हम लोग यहां पर बोले कि जो औद्योगिक कारण है, जैसे आप बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक खनिज संपदा वाला क्षेत्र है, पूर्णतः खनिज संपदा, जहां पर आयरन और कोल इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता था। तो अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे सन 2000 से पहले, तो सन 2000 से पहले इनके डेवलपमेशन या फिर डेवलपमेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि माइनिंग सेक्टर में या फिर इस क्षेत्र में जो रॉयल्टी हमारी जो मिलती थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जो रॉयल्टी थी, ये पूर्णतः आपको डेवलप क्षेत्र के अंतर्गत नहीं दिखेगी। कहने का मतलब है कि हमारे यहां से खनिज संपदा का दोहन तो होता था, प्रोडक्शन तो होता था, लेकिन उस खनिज संपदा के एवज में जो हमारे यहाँ डेवलप होना चाहिए, शिक्षा की जो अभाव, थोड़ी कमी आपको नजर आएगी, ठीक है, सड़कों की अब कमी नजर आएगी, आधुनिकीकरण की जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो हमारे यहाँ कमी नजर आएगी, वो सारी कमियों को देखते हुए एक बात कही जा सकती है कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपने समय से पहले बनता या समय के दौरान एक सही व्याख्या के दौर पर बनता, तो आज यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग होती, ठीक है। तो ये मुख्यतः चार मूलभूत कारण है, भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण, प्रशासनिक कारण और औद्योगिक कारण, ठीक है। तो इन चारों कारणों से हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है एक राज्य के बनने के तौर पर एक परिवेष्ट राज्य जो है इसको गठन किया जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में आज वर्तमान समय में 33 जिले हो चुके हैं, 33 जिलों का निर्माण हुआ है 2022 में। 2022 में आपके 5 नए जिले बने हैं, ठीक है। तो 5 नए जिले बने हैं, उनके बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मानपुर मोहेला, ठीक है, मानपुर मोहेला जो है ये 29 क्रम का जिला बना है, ठीक है। उसके बाद आपका 30वें नंबर पे आपका बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। 31वें नंबर पर आपका खैरागढ़, ठीक है। 31वें नंबर पर आपका खैरागढ़ जो है
31वें नंबर पर बना, और उसके बाद 32वें नंबर पर आपका मनेंद्रगढ़, और 33वें नंबर पर आपका शक्ति। ये 5 क्रमांक रूप से याद रख लीजिएगा, आपके जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसी क्रमांक के रूप में आप याद रखेंगे इसको। हम आगे जाकर इनके बारे में पूरी परिदृश्यता की चर्चा करेंगे पूरी तरीके से। जब एक एक जिलों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो सारे जिलों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को समझने को मिलेगा कि कैसे सारंगढ़ का जो क्षेत्र था एक रियासत के तौर पर यह विकसित हुआ था, और आज जो वर्तमान समय में सारंगढ़ भिलाईगढ़ को शामिल करके एक जिला बना दिया गया। तो मैं जिलों के बारे में बिल्कुल डिस्कस करूंगा, लेकिन आज फिलहाल हम राज्य के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम बात करते हैं भौगोलिक कारण की। तो मैं बिल्कुल यहां पर बता दूं आपको कि 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 9वां है। ठीक है, 10वां स्थान आपका झारखंड क्षेत्र का होता है। तो इससे पहले 8 राज्य जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। ठीक है, तो इन राज्यों के स्तर पर छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 9वें क्रम का है। लेकिन इसके बावजूद 28 राज्यों में 9वें क्रम का स्थान होने के बाद जब आप बाकी नीचे या इससे कम क्षेत्रफल वाले जो राज्य बनकर गठित हुए थे उनसे अगर आप तुलना करेंगे तो आपको यह दिखेगा कि हमारे राज्य में खनिज संपदा, वन संपदा, ठीक है, अपनी सांस्कृतिक पहलू, ये सभी मात्राओं में हम एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य बनना एक आवश्यक पहलू था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ये क्षेत्र वन संपदा और खनिज संपदा की दृष्टि से भी संपन्न था, जो कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण रहा है। ठीक है, ये क्षेत्र कृषि और फसल उत्पादन की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर रहा है, और ये भी एक कारण है। ठीक है, तो देखिए सांस्कृतिक कारण की बात करें तो सांस्कृतिक विशेषता के अंतर्गत यहाँ के लोगों का रहन सहन, तीज त्योहार, भाषा, बोली और मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग है ये। ठीक है, और यहाँ के जो जनजातियां हैं, यहाँ के जो परिवेश हैं, ठीक है, उन सभी परिवेशों में सांस्कृतिक जो परिवेश है ये छत्तीसगढ़ को एक अलग परिदृश्य देता है, एक अलग स्थान देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण का मुख्य जो बिंदु होता है वो है राजधानी से क्षेत्रों की दूरी। ठीक है, मुख्यतः आप देखेंगे कि आज वर्तमान समय में शीघ्र नए नए जिले बन रहे हैं। इसका मुख्य परिवेश यह है, मुख्य कारण यह है कि लोगों तक प्रशासन की दूरी को कम करना। ठीक है, और यही सबसे बड़ा पहलू है कि लोगों तक प्रशासन को जोड़ना या मुख्य धारा से लोगों को जोड़ना, ये प्रशासन को लोगों तक पहुंचाना। अगर आपकी राजधानी या क्षेत्र या कैपिटल, ठीक है, अगर प्रशासनिक तौर पर लोगों तक अधिक पास हो और इनकी नीतियां मुख्यतः तौर पर उन क्षेत्रों के लिए मुख्यतः कार्यगर हो, तो उस स्थिति में वहां की जो प्रशासनिक कारण है, ठीक है, अगर आप कंपेयर करें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की दूरी का, तो लगभग आपको दिखेगा कि बस्तर क्षेत्र से या दंतेवाड़ा क्षेत्र से भोपाल की दूरी जो है वो 800 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो उनके दूरियों का अगर आप देखेंगे लगभग 700-800 की दूरी जो है, अगर प्रशासनिक स्थिति को अगर आप तय करेंगे, यहां पर प्रशासनिक स्थिति के साथ देखेंगे तो जो प्रशासनिक नीतियां हैं उसको लागू करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ हम इस बात पे इंश्योर नहीं हो सकते कि ये प्रशासनिक नीतियां जो है इन क्षेत्रों पे लागू हो पाएंगी। ठीक है, तो ये मुख्य कारण कह सकते हैं हम लोग इसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है ये बहुत आवश्यक था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा औद्योगिक कारण के बारे में मैंने डिस्कस किया अभी कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है औद्योगिक विकास की प्रगति और अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश से काफी कम होना, और साथ ही साथ महसूस किया गया कि पृथक राज्य से औद्योगिक विकास की प्रगति अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये मुख्यतः कारण कह सकते हैं हम लोग कि जब अगर हम एक राज्य तौर पर एक सीमांकन किया जाए, सीमांकन के तौर पर इसे बनाया गया, तो इसके अंतर्गत जो जीडीपी है या फिर इसका औद्योगिकरण है एक मूलभूत आत्मनिर्भर क्षेत्र को तैयार कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग यहां पर कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित घटनाक्रम की बात करेंगे। तो ये शुरुआती तौर पर अगर हम लोग कहें कि इसका मूल बिंदु क्या होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो निर्माण क्रम में सबसे मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु तो कहने के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग कहा जा सकता है। जैसे कुछ लोग इसे 1853 के रघु तृतीय की जो मृत्यु है इसे मानते हैं कि रघु तृतीय की मृत्यु के बाद जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आप सही तौर पर देखें तो इसकी जो शुरुआती बिंदु है वो है कोटपाड़ की संधि। ठीक है, मुख्यतः अगर आप बोलेंगे कि कोटपाड़ की संधि क्या है, तो कोटपाड़ की संधि जो है ये हलवा विद्रोह के बाद हुआ था। हलवा विद्रोह का जो समय रहा है 74 से 77 के मध्य का। ठीक है, तो उसके बाद जो है जैसे ही अजमेर सिंह की मृत्यु होती है, अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर या अजमेर सिंह के परास्त होने के बाद दरियादेव को शासन प्राप्त होता है, और दरियादेव ने अजमेर सिंह को हराने के लिए
3 लोगों से संधि की थी। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य का अगर प्रारंभिक बिंदु को देखा जाए तो हम इसे कह सकते हैं कोटपाड़ की संधि से एक अलग सा बदलाव छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हुआ, और इस क्षेत्र के बदलाव के कारण ही आज बस्तर जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एक अभिन्न अंग बना। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा 1778 कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 की बात करेंगे, जो कि काकतीय वंश में एक बस्तर का मुख्य वंश है ये काकतीय वंश। ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर काकतीय वंश के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर हलवा विद्रोह हुआ था 74 से 70 के मध्य, और इसमें अजमेर सिंह और उसके भाई दरियादेव के मध्य यह एक युद्ध प्रणाली हुई थी, जिसमें अजमेर सिंह के साथ जो है हलवा जनजाति जो है पूरी सपोर्ट में थी, और दरियादेव के साथ जो है यहाँ पर मराठा, अंग्रेज और जयजयपुर के शासक जो है ये 3 लोग शामिल थे। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जब ये युद्ध हुआ या फिर ये विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह के बाद जो परिणाम देखने को मिलता है उसमें अजमेर सिंह परास्त होता है, और अजमेर सिंह के परास्त होने के साथ साथ दरियादेव जो है यहाँ पर शासक बनता है। ठीक है, अब इसी शासक के दौरान जब आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि जो यहाँ पर 3 लोग थे, 3 अलग अलग, जो कि मराठा शासन की तरफ से देखें हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो मराठा शासन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो मराठाओं की तरफ से यहाँ पर त्र्यंबक अवीर राव जो है ये शामिल थे। जयपुर के शासक, ठीक है, उड़ीसा से जयपुर जो था, उड़ीसा क्षेत्र के जयपुर से विक्रम देव, ठीक है, और अंग्रेजी अधिकारी जॉनसन जो है ये दरियादेव की सहायता के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है, इस आपके हलवा विद्रोह में। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने संधि जो किया, इस संधि को कहा जाता है कोटपाड़ की संधि, और इस संधि के तहत मराठा शासकों को दरियादेव को, ठीक है, यानी कि दरियादेव जो है इस विद्रोह को जीतने के बाद जो मराठा शासकों को टकोली देने की प्रारंभिक स्थिति आई, उसमें 59,000 यानी कि 59,000 टकोली जो है ये कर देने की प्रतिवर्ष की प्रारंभिक एक नीति जो है ये प्रारंभ की गई। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले फिलहाल आप यहां पर याद रखिएगा कि कोटपाड़ संधि जो है एक मूलभूत बिंदु कहा जा सकता है किसके लिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की एक मुख्य बिंदु मानी जा सकती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है 1854 को समझेंगे थोड़ा सा। 1854 में ये बात समझिएगा कि 1854 का जो समय रहा है, ठीक है, लेकिन 1854 में आपके जो डलहौजी की एक नीति आई थी, हड़प नीति, उस हड़प नीति के बारे में यहाँ पर 1854 की जो नीति है मुख्यतः, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1853 की बातें। दिसंबर यानी 11 दिसंबर 1853 को मराठाओं या भोसला शासक रघुजी तृतीय या रघुनाथ तृतीय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये रोगग्रस्त थे, काफी समय से रोगग्रस्त थे, और निसंतान मृत्यु हो गई थी इनकी, यानी कि इनके कोई संतान नहीं थी। ठीक है, और यहीं पर हम बात करते हैं 1854 की हड़प नीति के बारे में। हड़प नीति के संदर्भ पर आप यहाँ पर बिल्कुल इस बात की जानकारी होगी कि हड़प नीति क्या नीति थी कि अगर किसी साम्राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है और वह निसंतान होता है, ठीक है, उसका कोई वंशज नहीं होता है, तो उस स्थिति में वो पूरा का पूरा साम्राज्य जो है या वो क्षेत्र पूरा जो है अंग्रेजी एम्पायर में या अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मराठा शासन के समाप्त होने के पश्चात, यानी मराठा शासनों में कोई क्षेत्र में वंशज ना होने के कारण रघुजी तृतीय के बाद इस पूरे क्षेत्र को मिला लिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में, और जिसके कारण नागपुर क्षेत्र जो है पूरी तरीके से किसके अंडर चला गया, अंग्रेजों के अंडर चला गया। और चूंकि यहां पर आप एक बात याद रख पा रहे हैं कि जो पहले से ही जो आपका छत्तीसगढ़ था वो मराठों के अधीन था और बस्तर भी मराठों के अधीन चला गया था, तो ये पूरा जो क्षेत्र है अब बाय डिफॉल्ट यानी कि अपने आप ही अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हो गया, अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत चला गया। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी बात याद रखिएगा 1854 की डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा हम यहां पर सीधे सी बात कर पाते हैं 1854 के बाद से थोड़ा सा 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। 1857 की क्रांति जो है जिसका परिणाम जो है अंग्रेजों के लिए थोड़ा एक डर या फिर एक बदलाव जो है ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजी पार्लियामेंट या अंग्रेजी हुकूमत में एक बदलाव लाने की एक परिवेश प्रारंभिक स्थिति को लाता है। ठीक है, क्योंकि 1857 क्रांति का जो स्तर था, चूंकि ये देखिए फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक असफल क्रांति थी, परंतु इसका परिणाम जो हुआ, जो अंग्रेजों को की प्रशासनिक स्थिति को बदल दिया, उसमें एक नई चीजें जोड़कर आती है, वो ये है कि पूरे भारतवर्ष में नए प्रांतों की स्थापना। ठीक है, प्रांतों की स्थापना, और खासकर जब हम देखते हैं 1861 में कि नए प्रांतों की स्थापना होती है, और उस नए प्रांत में आपको यह दिखेगा कि मराठों से जीता हुआ, ठीक है, मराठों के से लिया हुआ जितने क्षेत्र थे, मतलब मराठों के क्षेत्र को शामिल कर एक नया प्रांत या प्रोविंस बनाया गया जिसका नाम रखा गया मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग 1861 की। 1861 यानी 2 नवंबर 1861 या 1861 में
मध्य प्रांत की स्थापना हुई। ठीक है, अंग्रेजों ने मराठों से जीते हुए जितने क्षेत्र थे, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों को शामिल कर मध्य प्रांत में शामिल किया, और इसमें उड़ीसा का कुछ क्षेत्र भी शामिल था जिसको आप संबलपुर कहते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस बात को समझिएगा कि जो मध्य प्रांत क्षेत्र था, ठीक है, आप यहां पर कह सकते हैं कि मध्य प्रांत जो क्षेत्र है इसमें शुरुआती तौर पर हम ये कहते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को शामिल किया गया था। परंतु आप तार्किक रूप से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आज जो संबलपुर उड़ीसा का हिस्सा है वो इस समय छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। तो आप ये कह सकते हैं कि उड़ीसा भी इसके कुछ भाग से शामिल था, उड़ीसा का कुछ भाग भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा 3 राज्य इसमें शामिल किए गए थे जिसका मुख्यालय था आपका नागपुर। ठीक है, नागपुर का मुख्यालय बनाया गया था, परंतु उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र शामिल किया गया था जिसमें संबलपुर जो है इस समय छत्तीसगढ़ का एक जिला बना था। ठीक है, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, तो यहां पर देखिएगा छत्तीसगढ़ में इस समय, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस समय 3 जिले थे आपका रायपुर, दूसरा आपका बिलासपुर और तीसरा आपका संबलपुर। ठीक है, 3 जिले शामिल थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, 3 जिले बने हुए थे। ठीक है, संभागों की बात करते हैं, संभागों की स्थापना हुई थी 1862 में। ठीक है, 1862 में इस पूरे मध्य प्रांत को 5 संभागों में बांटा गया था। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, 5 संभाग जो है बांटे गए थे। ठीक है, इन संभागों के अंतर्गत याद रखेगा इसमें छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया था और इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। ठीक है, और यहीं पर प्रथम आयुक्त जो है चार्ल्स सी एलियट जो थे, ये प्रथम आयुक्त थे। ठीक है, सॉरी यहां पर कहना चाहिए हमें कि डिप्टी कमिश्नर जो थे, ठीक है, पहले डिप्टी कमिश्नर जो थे कहां के, रायपुर क्षेत्र के। एक बात याद रखिएगा कि प्रॉपरली अगर हम इसको समझे तो छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ एक संभाग बना था और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था। और अगर आप बोलेंगे कमिश्नर तो कमिश्नर नागपुर में हुआ करते थे। ठीक है, तो कमिश्नर के अंतर्गत 5 डिप्टी कमिश्नर थे जो कि आपके अलग अलग संभागों के अंतर्गत शामिल थे। हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे संभाग थे। तो देखिएगा इन संभागों में सबसे पहले याद रख लीजिएगा संभागों में कौन कौन से संभाग बने थे। तो आपका जबलपुर संभाग, सागर, नर्मदा तालुका, गोदावरी तालुका और छत्तीसगढ़। ठीक है, एक स्वतंत्र संभाग बना। इस तरीके से 5 संभाग बने थे आपके मध्य प्रांत के। ठीक है, 5 संभाग थे। अब उसके बाद देखिएगा, अब इन संभागों की बात करें तो पहले याद रख लीजिए छत्तीसगढ़ में 3 जिले शामिल थे, आपका रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। ठीक है, इन 3 जिलों को शामिल किया गया और छत्तीसगढ़ को यहां पर संभाग बनाया गया जिसका मुख्यालय रखा गया रायपुर। रायपुर इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय रायपुर था। इसके बाद देखिए सीधे सी बात जो हमारे भारत के संदर्भ पर से एक इंपॉर्टेंट जो घटना घटती है 1905 की। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने इस समय बंगाल का विभाजन किया, बंग भंग जिसका विभाजन कहा जाता है, या बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, इसके विरुद्ध में किया गया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, इस बांटने की जो प्रक्रिया है या फिर इसको कहा जाता है बंगाल पुनर्गठन। ठीक है, तो ये बंगाल पुनर्गठन जो अधिनियम लाया गया था इस कॉन्सेप्ट में कि भाषाई आधार पर या भाषा के आधार पर बंगाल को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें एक तरफ गैर हिंदी भाषी क्षेत्र और एक तरफ हिंदी भाषी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो उस स्तर पर मध्य प्रांत की भी जो एक घटना या मध्य प्रांत को एक क्षेत्र प्राप्त होता है। देखिएगा मध्य प्रांत जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, आप इसको इस तरह के समझ सकते हैं। देखिएगा तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इस स्तर पर कि जो मध्य प्रांत का हिस्सा था, ठीक है,
इस स्तर पर आपको दिखेगा कि मध्य प्रांत के हिस्से में आपको इस पिक्चर में समझ में आ जाएगा, इस पूरे ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा है, ठीक है। तो जिसमें आपको सेंट्रल प्रोविंस संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य प्रांत का हिस्सा है। अब 1905 में हुआ क्या ये समझिएगा। 1905 में देखिएगा, जब हम बात करते हैं 1905 की, तो 1905 में दो आधार तैयार किया गया। एक था आपका गैर हिंदी भाषी क्षेत्र और एक था आपका हिंदी भाषी क्षेत्र, ठीक है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र को दो कंपैरिजन जब किया जाता है तो आपको यहां पर देखना होगा कि यहां पर गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में सबसे पहले जो नाम आता है वो है संभलपुर, संभलपुर, पटना, रायरा खोल, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे रायरा खोल ये पटना वाला हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद ये सोनपुर वाला हिस्सा, सोनपुर, ये सोनपुर का हिस्सा, संभलपुर का हिस्सा, ठीक है। और कालाहांडी का हिस्सा, ये वाला जो कालाहांडी वाला हिस्सा है, ठीक है। ये सभी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे। और हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग, तो अब देखेंगे आप यहां पर ये जो क्षेत्र है जो कि आपका बंगाल प्रांत में शामिल था, आपका चांग बखार, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं इसको चांग बखार क्षेत्र, चांग बखार, ठीक है। कोरिया रियासत, उदयपुर रियासत, उदयपुर के बाद आपका सरगुजा रियासत, और इसके बाद आपका जसपुर रियासत। इन 5 रियासत जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र के थे ये शामिल कर लिए गए कहां, मध्य प्रांत में, ठीक है। मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है वो संभागीय तौर था, यानी संभाग तो आपका छत्तीसगढ़ संभाग था, लेकिन साथ ही साथ अगर हम पूरे प्रोविंस की बात करते हैं या फिर उस पूरे एरिया की बात करते हैं उसे कहते हैं हम लोग मध्य प्रांत में। तो मध्य प्रांत में शामिल किया गया आपके 5 रियासतों को, और आपके संभलपुर को याद रखिएगा मध्य प्रांत से संभलपुर को निकालकर कहां दे दिया गया, बंगाल प्रांत में। ये आपका बंगाल प्रांत वाला क्षेत्र हो गया जो कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र था, ठीक है। और ये था आपका मध्य प्रांत जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र में शामिल हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा आप, तो ये वाला जो क्षेत्र है चांग बखार, आपका सरगुजा, आपका उदयपुर, ठीक है, जसपुर और इसके बाद कोरिया, इन 5 रियासतों को शामिल कर लिया गया छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत, और यहां पर संभागीय तौर पर इसका एक विकास होता है, ठीक है। और इस घटना के द्वारा, यानी जैसे ये घटना घटती है तो छत्तीसगढ़ का एक मूल परिवर्तन या मानचित्र जो है, अब आपको जो वर्तमान मानचित्र है 1905 में देखने को मिलता है। ये जो मानचित्र आपका जो बनकर तैयार होता है, ये मानचित्र जो है 1905 में तैयार होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका छत्तीसगढ़ जो है एक मूलभूत रूप से मानचित्र में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम आगे बात करते हैं इसके पॉइंट्स के बाद। तो 1905 की घटना के बाद अब यहां पर आपको इस पूरे परिचर्चा की बात करेंगे, ठीक है। तो बंगाल के कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, तो पटना, सोनपुर, कालाहांडी, बामरा और रायरा खोल ये सारे जगह जो है गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे। और मध्य प्रांत में क्या आया आपका, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, ये सभी शामिल हुए कहां पर, आपके मध्य प्रांत में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ प्रशासनिक और राजनीतिक मानचित्र जो है ये 1905 में अस्तित्व में आया, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, चलिए हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स पर। तो देखिएगा यहां पर जो सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति का नाम आता है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। मतलब लगातार जब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में किन प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है, उसमें 3-4 व्यक्ति जो हैं वो लगातार आपको कुछ घटना, कुछ संगठन, कुछ व्यक्तियों, उनके व्यक्तित्व की बातें आप यहां पर करेंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि उन्होंने एक तरीके से प्रॉपरली कहना चाहिए हमें कि एक अमूल्य योगदान दिया यहां पर छत्तीसगढ़ के निर्माण में, ठीक है। तो देखिएगा 1918 में वर्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, ठीक है, यहां पर पृथक छत्तीसगढ़ की संकल्पना की, जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो संकल्पना है या छत्तीसगढ़ को बनाने की संकल्पना जो है या छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र के एक सीमांकन दौर पर जो संकल्पना की गई थी, तो उन्होंने
इस स्वप्न को देखा और इसलिए इन्हें प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। संकल्पनाकार, स्वप्न दृष्टाकार, ये विभिन्न नाम से इन्हें उद्बोधित किया जाता है। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ की रेखांचित्र की थी। ठीक है, या फिर इनके मानचित्र का उकेरा था अपने पांडुलिपि में। ठीक है, तो यहां पर यह भी एक पॉइंट आता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 1924 में याद रखिएगा कि रायपुर जिला परिषद, जो रायपुर जिला परिषद है, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आगमन का जो समय रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। ठीक है, इनके द्वारा ही कांग्रेस, या फिर हम यहां पर ये बातें समझ पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो स्थिति रही है, ठीक है, शुरुआती स्थिति जो रही है, उस दौर पर ही इस समय जो है रायपुर जिला परिषद की स्थापना की गई थी। और इसी समय मध्य प्रांत के विधानसभा में, ठीक है, मध्य प्रांत के विधानसभा के समक्ष यहां पर पहली बार राज्य का संकल्प पारित किया गया था रायपुर जिला परिषद में। ठीक है, तो रायपुर जिला परिषद का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रायपुर जिला परिषद के द्वारा ही विधानसभा में, ठीक है, मध्य प्रांत की विधानसभा में पहली बार एक संकल्प पारित किया गया था पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 1936 की बात करते हैं, 24 के बाद हम 36 की बात करते हैं, तो 36 में इस समय जो है बरार का गठन किया गया था, यानी बरार जो है इस समय मध्य प्रांत में शामिल किया गया। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बरार जो क्षेत्र था पहले हैदराबाद का क्षेत्र था। ठीक है, और उसके बाद इसे नागपुर या महाराष्ट्र के क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है, तो देखिएगा 1903 में हैदराबाद रियासत के अंतर्गत बरार जो है, ठीक है, इसका प्रशासन जो कि कमिश्नर को सौंपा गया था, और बाद में इसे 1906 में बरार को सेंट्रल प्रोविंस के साथ मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। और तब से 1936 के बाद यहां पर देखिएगा कि मध्य प्रांत का गठन हुआ, और तब जाकर मध्य प्रांत और बरार शब्द जुड़कर एक सेंट्रल प्रोविंस कहलाया। ठीक है, तो 1936 के बाद इस क्षेत्र को कहा जाने लगा मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं 1939 की। ठीक है, तो इस समय जो है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जबलपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होने जा रहा था, और इस समय अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस इस समय अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में पहली बार छत्तीसगढ़ की पृथक मांग की गई थी। ठीक है, तो इस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कांग्रेस अधिवेशन का जो दौर रहा है, आपको बिल्कुल जानकारी होगी, भारत के अलग अलग स्तर पर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस अधिवेशन के दौरान, मतलब जब यह अधिवेशन हुआ था, उस दौरान में छत्तीसगढ़ी सुराज, ठीक है, छत्तीसगढ़ी सुराज, जिसकी रचना की थी गिरिवर दास वैष्णव। ठीक है, और इसी का छत्तीसगढ़ का दर्पण भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, इस अधिवेशन में बांटा गया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। गिरिवर दास वैष्णव की रचना थी छत्तीसगढ़ सुराज। ठीक है, और इसे छत्तीसगढ़ का दर्पण भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में बांटा गया था ताकि उन प्रभुत्व व्यक्तियों में थोड़ा इस छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ पर कुछ एक परिवर्तन देखने को मिल सके। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे 39 की समय बात आती है, और इसमें जब हमारे प्रॉपरली अगर हम देखें कांग्रेस अधिवेशन में पंडित सुंदर शर्मा पहुंचे थे। पंडित सुंदर शर्मा ने पहली बार यहां पर मांग की पृथक छत्तीसगढ़ की। तो ये जो मांग थी, ये उतना कहना चाहिए महत्वपूर्ण ना हुआ। क्यों? कारण था 1936 या 1939 से का जो समय था, तो ये समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध वाला कॉन्फ्लिक्ट में आप देख पाएंगे, और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि हम भारत की आजादी के तौर पर, यानी भारत के आजाद या गुलाम भारत के स्तर पर हम जी रहे थे उस समय। ठीक है, तो उसका जो असर था, यानी एक राज्य बनने की असर को बहुत कम कर देता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, तो हम इसके बाद जैसे ही हम धीरे धीरे अपने आजादी के तौर पर आगे बढ़ते हैं, तो 1946, ठीक है, 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की गई थी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के अंतर्गत अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की बात की जाती है, तो इसमें मुख्य भूमिका जो है ठाकुर प्यारेलाल की थी। ठीक है, और इनके सहयोगी थे आपके, ठीक है, वामन राव लाखे। तो ये नाम याद रखिएगा, वामन राव लाखे ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की, और इसके बाद ठाकुर प्यारेलाल ने यहां पर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की, और साथ ही साथ इनके सहयोगी थे वामन राव लाखे। ठीक है, तो ये मतलब छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच या फिर छत्तीसगढ़ शोषण के तरीके से जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ये कारण सिर्फ ये है
कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ जो व्यवहारिक तुलनात्मक चीजें हो रही थी, सामाजिक जो तुलनात्मक चीजें हो रही थी, जो हमारी अपेक्षा की जा रही थी, ठीक है, तो ये जो चीजें दिख रही थी, जिसके कारण इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की, ताकि लोग उनसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, जो उस समय के जो समस्याएं हैं, ठीक है, उन समस्याओं का समाधान हो सके, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल ने यह शुरुआत किया था 1946 में। अब इसके बाद देखिएगा 1947 की बात करते हैं, भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का ही हिस्सा था और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, ठीक है। 1948 की बात करते हैं, 1948 में देखिएगा 1 जनवरी 1948 यानी कि 1948 की अगर हम बात करें तो इस समय भारत संघ की जब विलय की बात आ रही थी, भारत संघों में रियासतों की विलय की बात की जा रही है और एक नए संघ की बनाने की बात की जा रही है, भारत संघ की बात की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों को इस समय विलय किया गया था, ठीक है, 1948 में ही इन सभी 14 रियासतों को विलय किया गया और इन विलय के दौरान, ठीक है, इस विलय के दौरान ही छत्तीसगढ़ में 3 जिले नए बने थे, ठीक है, 1948 में 3 नए जिले बने थे, जिसमें सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ नए जिले बने थे, ठीक है, यानी रियासतों को जिलों में परिवर्तित कर दिया गया। और आपको पता होगा कि जो सरगुजा संभाग का जो क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ा जो रियासत था वो सरगुजा रियासत थी और इसी के कारण इन क्षेत्रों में जो सरगुजा का वर्चस्व है वो देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग के समय छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग की गई, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जब स्थापना हुई थी 1953 में, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में सबसे पहले आपको बता दूं कि भाषाई आधार पर एक राज्य जब बना, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब राज्य की अनुशंसा की जा रही थी, राज्य बनने की या राज्य गठन करने की अनुशंसा की जा रही थी, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे भारत के जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने जेवीपी कमेटी बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारी कमेटियां बनी, लेकिन मुख्यतः जो कमेटी यहां पर काम कर गई वो थी फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के द्वारा कुछ अनुशंसा की गई, कुछ प्रस्ताव रखे गए, ठीक है, और अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। और इस पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत यहां पर हमको देखने को मिलता है कि 1 नवंबर 1956 यानी 1956 में भारत संघ के अंतर्गत 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। और उसी के दौरान आप यहां पर एक बात और याद रखिएगा, 1953 में भाषाई आधार पर एक राज्य बना था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बना हुआ पहला राज्य है, वो एक मिसलिनियस है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के समय छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण की मांग की गई और तत्पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम यहां पर ब्रिटिश एम्पायर को देखें या ब्रिटिश क्षेत्र को देखें तो आपका सेंट्रल प्रोविंस वाला जो हिस्सा है ये आपको दिखेगा, यहां से सेंट्रल प्रोविंस वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा है, ठीक है। इसे हम सेंट्रल प्रोविंस हिस्सा कहते हैं, ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी है, ठीक है, ग्वालियर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो रेंज आपका देखने को मिलता है ये 1948 के बाद का जो 1948 से पहले का जो समय रहा है उस रेंज पर है, ठीक है। अब इसी स्तर पर देखेंगे 1955 पे सबसे पहली जो घटना घटी 1955 में, जो कि ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र थे, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है, के द्वारा मध्य प्रांत विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया जो कि सबसे पहला विधायी प्रयास था। यानी 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा एक पहला विधायी प्रयास किया गया था, ठीक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बनता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की पृथक मांग के लिए पहला विधायी प्रयास कब किया गया, 1955 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? रामकृष्ण ठाकुर के द्वारा किया गया, ठीक है, सॉरी ठाकुर रामकृष्ण के द्वारा किया गया। तो यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है, ये पुत्र थे ठाकुर प्यारेलाल कृष्ण के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा 28 जनवरी 1956, ठीक है, 1956 की बात करें तो इस समय छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में ये महासभा का गठन किया, ठीक है। और इसके जो सचिव थे, महासचिव थे, वो थे दशरथ चौबे, ठीक है, दशरथ चौबे। एक्चुअल में दशरथ चौबे के जी के घर पे ही ये महासभा का गठन का आंदोलन का जो प्रारंभ था वो किया गया था, ठीक है। और अन्य सदस्य थे केयूर भूषण और हरि ठाकुर, ठीक है। इनके अन्य सदस्य में केयूर भूषण और हरि ठाकुर थे और साथ ही साथ अन्य लोग भी इसमें शामिल थे, लेकिन मुख्य
व्यक्तित्व के रूप में अगर हम देखें तो खूबचंद बघेल, दशरथ चौबे, केयूर भूषण और हरि ठाकुर शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 1 नवंबर 1956 को अब इस दिन जो है मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसके मुख्यमंत्री बने पहले रविशंकर शुक्ल। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा इसी के समय के साथ छत्तीसगढ़ भी जो है मध्य प्रदेश का एक अंग बनकर शामिल हुआ और मध्य प्रदेश जब स्थापित हुआ तो इस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 1965 में, ठीक है, इसके अलावा 1965 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ भातृ संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जिसमें स्थान था आपका राजनांदगांव में स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, और सह संस्थापक थे बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा, जिसमें उपाध्यक्ष है आपके द्वारिका प्रसाद तिवारी। ये 3 क्रम जो है आप प्रॉपरली याद कर लीजिएगा। भातृ संघ की स्थापना जिसमें स्थान था आपका राजनांदगांव, संस्थापक थे खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल सह संस्थापक और साथ ही साथ उपाध्यक्ष थे आपके द्वारिका प्रसाद तिवारी। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक है, 1976 में शंकर गुहा न्योगी के द्वारा, ठीक है, शंकर गुहा न्योगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। ठीक है, और साथ ही साथ शंकर गुहा न्योगी ने 1983 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की। तो दोनों जो संघ है, ठीक है, जो संगठन है, इसकी स्थापना आपकी शंकर गुहा न्योगी ने किया था। ठीक है, और इसके बाद 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की गई थी पवन दीवान के द्वारा। राजिम के प्रसिद्ध संत पवन दीवान जो है, इन्होंने काफी अच्छी रचनाएं भी की है छत्तीसगढ़ी भाषा में। छत्तीसगढ़ी भाषा में इनकी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। राजिम के प्रसिद्ध संत रहे हैं पवन दीवान। ठीक है, तो इसके अलावा देखिएगा 1992 सर्वदलीय मंच की स्थापना की गई थी। 1992 में सर्वदलीय मंच, जिसके सदस्य थे चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह। ठीक है, और इसके अलावा 1993 में की बात करें तो महाबंद का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया गया था 1993 में। और इसके बाद गोपाल परमार जो हैं, ये आगर के विधायक हैं, आपके मालवा के विधायक कहे जाते हैं गोपाल परमार। इनके द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया। ठीक है, संकल्प लाया गया और यह संकल्प जो है सर्वसम्मति से पारित हो गया था। ठीक है, तो गोपाल परमार का नाम याद रखिएगा, मालवा के विधायक हैं, आगर क्षेत्र के विधायक हैं ये। ठीक है, तो 1994 में इनके द्वारा एक अशासकीय संकल्प लाया गया जो कि सर्वसम्मति से पारित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान रायपुर की स्थापना की गई थी और जिसमें दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आजाद फौज के द्वारा अखंड धरना भी दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर 1995 की, जिसमें छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान रायपुर में स्थापना की गई थी इसकी और दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आजाद फौज अखंड धरना दिया गया था। ठीक है, 1998 की बात करें तो 1998 में एक बार प्रयास किया गया था मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, परंतु यह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया और फिर अंततः 1999 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया सन 2000 और छत्तीसगढ़ का निर्माण इसी विधेयक के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब बात करेंगे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की। तो जब हम मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की बात करें, सन 2000 की बात करें, तो इसमें आपको जानकारी होगी कि लोकसभा और राज्यसभा में जब यह बिल प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, तो लोकसभा में यह बिल प्रस्तुत किया गया था आपके लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा 25 जुलाई सन 2000 में। ठीक है, और यह विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसके बाद ये प्रस्ताव जो है पारित हुआ 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पारित कर लिया गया और इसके संदर्भ में राज्यसभा में 3 अगस्त सन 2000 को यह प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को यह बिल जो है या विधेयक जो है पारित हो गया। संशोधनों के साथ पारित हुआ था ये। ठीक है, जिसमें राज्यसभा के सीटों के संदर्भ में यह संशोधन था, याद रखिएगा कि यह संशोधन था आपका राज्यसभा के सीटों के संदर्भ में। तो 10 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में इस संशोधन में लोकसभा में भी इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यानी 9 अगस्त को यह पारित जरूर हुआ और साथ ही साथ जब पारित हुआ तो यह वापस लोकसभा पहुंचा और लोकसभा में ये 10 अगस्त सन 2000 को संशोधन के साथ लोकसभा ने इसको स्वीकार कर लिया और फिर इसके बाद 25 अगस्त को राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की प्रणाली प्रारंभ हुई, जिसमें 25 अगस्त को सन 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और
प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 जो है ये एक अधिनियम में बदल गया और उस वर्ष राजपत्र में यह अधिनियम क्रमांक 28 यानी 28 को यह अधिक्रमांक में जारी किया गया। वर्ष 2000 के रूप में इसे अधिसूचित किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ जो है भारतीय संघ का 26वां राज्य अस्तित्व में आया और जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को की गई। ठीक है, तो ये एक छत्तीसगढ़ के निर्माण क्रम में एक जो घटना प्रणाली है, इसको एक आप अगर लगातार आप थोड़ी सरसरी नजर से आप इसको देखेंगे तो आपको ये प्रॉपरली याद रहेगा कि किस किस सन में और कौन कौन सी घटना प्रणाली के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और उसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा हम बात करें छत्तीसगढ़ के, अच्छा एक बात और, इस समय जो है राष्ट्रपति थे आपके KR नारायणन। ठीक है, KR नारायणन जो है राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं राज्य के कंडीशंस यानी कि राज्य के गठन के समय उनके क्या अस्तित्व थी, उस अस्तित्व में क्या क्या चीजें शामिल थी। तो राज्य की स्थापना के समय कुल 3 संभाग थे जिसमें रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ठीक है, ये 3 संभाग थे जिनकी स्थापना हुई थी 1862 में, 1956 में और 1981 में। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जिले थे आपके 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तहसील थी 96 और विकास खंड थे 146। ठीक है, हम देखेंगे इसमें 16 जिले कौन कौन से हैं। तो कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। ठीक है, इस तरीके से 16 जिलों के साथ आपके छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के 30.14% के साथ बना। ठीक है, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश का 30.14% है। ठीक है, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई और इस स्थापना के दौरान जो है छत्तीसगढ़ को विभिन्न घटनाओं से गुजरना पड़ा। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आए जब बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल हुए, सामाजिक उथल पुथल हुए। ठीक है, इनके सभी के बावजूद जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, कल हम नए टॉपिक के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।